जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट सीजन का एपिसोड नंबर 16 देखने के बाद मैंने अपने नोट्स में कुछ ऐसा लिखा कि जेजेके सीजन 2 इज अ मास्टर क्लास इन एनिमे। मुझे नहीं अंदाजा था कि उसके पीछे इतनी आग लगी हुई है। मतलब कि उसका लेटेस्ट सीजन इज गोइंग वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उसके नीचे जो डार्क ट्रुथ एग्जिस्ट करता है ना, काइंड लाइक यिन यांग। डिटेल में एपिसोड्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो के आगे जितना किया था। सीजन 2 एपिसोड 13 में यूजी वर्सेस चोसो की फाइट देखी और उसकी शुरुआत में चोसो जब अपना ब्लड मैनिपुलेशन करने के लिए हाथ खोलता और अपने को डॉली ज़ूम दिखाया, लॉस्ट माय माइंड। बैटल काफी ब्रूटल चलती है और यूजी अपोनेंट के बीच में जो गैप है पावर लेवल का, उसको भरने के लिए मिस्टर इतादोरी अपना दिमाग यूज करते हैं, बट फिर भी कम पड़ जाते हैं। टेक्निकली ही शुड हैव डाइड, लेकिन एक मिस्टीरियस प्लॉट आर्मर आ जाता है जिसके कारण चोसो के माइंड में मेमोरीज क्रिएट हो जाती है कि यूजी उसका भाई है। अब वो है या नहीं मैं नहीं बताएगा। लेकिन इस पूरे शिबुया इंसिडेंट को लेकर जो सबसे क्रेजी चीज है ना, कि वो अपने हर एपिसोड के साथ स्टेक्स को, स्टोरी को, इमोशंस को और बैटल्स को अगले ही लेवल पे लेके जा रहा है। जैसे कि एपिसोड नंबर 4 के अंदर हम लोग एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर 3 लोग हैं, नानामी, माकी और नाओबी। तो ये तीनों मिलके ना स्ट्रगल कर रहे हैं एक नए कर्स के सामने जिसको अपन ने पहली बार देखा, मतलब उसके फिजिकल फॉर्म को पहली बार देखा, क्योंकि डोमेन एक्सपांशन जो था उस कर्स का नाम मेरे को नहीं पता, बीच कर्स बोल देंगे हम लोग। सीजन 1 के अंदर ऑलरेडी अपने सामने रखा गया था जिसके अंदर माहितो और गेटो फुटबॉल खेल रहे हैं जोगो के हेड से। एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, लेकिन वो कर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तीनों सॉर्सरर्स मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो उनके सेवियर कौन बनेगा? मेगुमी फुशिगुरो। अब भाई साहब दूसरे के डोमेन में एंटर तो करते हैं तीनों को बचाने के लिए, लेकिन इन चारों को कौन बचाता है? यूजी के डैडी। और जब तोजी की एंट्री हुई उसके अंदर हाथ ऐसा करके, मैंने वो सीन पहले देख लिया था मांगा के अंदर, मुझे पहले से पता है, फिर भी गूज़बम्स फील हुए। तुम अगर उस सीन के अंदर मतलब रेफरेंस या फिर लिंक ढूंढने जाओगे तो उसको बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया जब गोजो और तोजी की फाइट में गोजो नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेता है, आसमान में उल्टा होकर बोलता है ना, आई एम द ऑनर्ड वन। लेकिन यहाँ पर जो मांगा के चुके होते हैं ना, उनकी बुक्स में से एक पेज निकालकर तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा कि जब ये सीन मांगा के अंदर आया, जब तोजी एंटर करता है तो वहां पे जो लाइनें मारी गई हैं वो लाइंस नहीं बल्कि पोएट्री है। They would all bear witness to the bare flesh of the one who is free, to the one who left it all behind and his overwhelming intensity। अब मुझे नहीं पता कि एनिमे के अंदर ये डायलॉग ही बदल दिया गया या फिर क्रंचीरोल ने सबटाइटल में हक दिया, बट ये एग्जैक्ट लाइन वहां पे नहीं थी, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो आई एम डिसअपॉइंटेड। हाँ, लेकिन उसके आगे वाले एक्शन सीक्वेंस को जिस तरीके से अपने सामने रखा गया है ना भाई, डिसअपॉइंटमेंट गई माच, क्योंकि वो बीच वाला कर्स जिसके सामने 3-4 सॉर्सरर्स फीके पड़ रहे, 2 ग्रेड 1 है, पसीने छूट रहे उनके। मिस्टर तोजी खचाक खचाक खत्म। यहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा है वो अगर तुमको क्लियर नहीं होगा ना, तो एकदम छोटा सा एक्सप्लेनेशन टाइम। बुढ़िया अपनी पावर्स यूज करके तोजी की बॉडी बुलाती है और उस बॉडी के अंदर जो उसका ग्रैंडसन होता है शायद उसकी आत्मा। क्लियरली वो दोनों ये चीज पहली बार नहीं कर रहे होते, उनका मेन पर्पस होता है कि बॉडी की पावर यूज करके सामने वाले को बीट करना। बट तोजी का जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर बोला गया है कि नॉर्मल से नॉर्मल एकदम बेसिक इंसान जो होगा, नॉर्मी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी सही बट कर्स एनर्जी होती है, जैसे कि मैं और तुम। बट तोजी के केस में हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के कारण उसके पास 0 कर्स एनर्जी थी, लिटरल 0। इसीलिए वो स्पेशल है, इसीलिए उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब बेटे की आत्मा उसके अंदर जाती है, आत्मा हार जाती है। तोजी की फिजिकल बॉडी ने उसको ओवरटेक कर लिया और उसके आगे चल के ऑटो पायलट मोड पे, क्योंकि जो फिजिकल इंस्टिंक्ट है कि सामने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो बंदा है उससे लड़ाई करनी है, इसे डिफॉल्ट मोड पे काम कर रहा है वो। इसलिए जब डोमेन के अंदर घुसता है तो सबसे पहले बीच वाले कर्स को मारता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां पे मौजूद लोगों में से। उसको मार दिया तो अगला फाइट मेगुमी के साथ चूज करता है, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके सामने नानामी और नाओबी तो है, बट शायद वो दोनों इंजर्ड है इसीलिए, या फिर एक्चुअल में इस लेवल पे मेगुमी उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसको चुना जाता है। यहाँ पर तोजी के बदले अगर कोई दूसरा होता ना, तो इस बुढ़िया के मरने के बाद उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो जाती और उसकी कर्स टेक्निक भी। लेकिन बैड लक इतना ज्यादा खराब क्योंकि तोजी बेसिकली रन्स ऑन 0। मेगुमी के जाने के बाद अपने सामने फिर से वही 3 लोग रह गए जो ओरिजिनल ग्रुप थे, और अब उनके सामने आता है जोगो, जिसको अब तक सब लोग फालतू समझ रहे थे क्योंकि हर बैटल वो हारते गए, बट वो एक्चुअल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा चुटकी बजा के दिखा देते हैं, क्योंकि वो लिटरल चुटकी बजा के तीनों को खत्म कर देता है। तो अब यहाँ पे तुम अंदाजा लगा के देखो कि गोजो ने जोगो
जोगो को कितना बुरा डोमिनेट किया था और जोगो ने नाओबितो नानामी को कितना बुरा डोमिनेट किया। मतलब जेनिन क्लैन का जो हेड है उसमें और गोजो के बीच में कितना पावर डिफरेंस है। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज जुजुत्सु काइसन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है कि जो पावर स्ट्रक्चर है ना, हर एक कैरेक्टर को क्लियरली असाइन करके रखा हुआ है और वेग नहीं जाता कि हाँ भैया वो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग, वी डोंट नो। या फिर एकदम से किसी के अंदर पावर ऑफ फ्रेंडशिप आ गई तो वो अपने से 2 गुना पावर लेवल वाले को भी बीट कर देगा, नहीं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये क्वेश्चन पे हमेशा टिका रहता है कि वहां पे अगर तोजी अपने बेटे को चूज करने में थोड़ी देर और लगा देता, जोगो के आने तक तो फाइट होती तोजी वर्सेस जोगो में और फिर वो देखने में बहुत मजा आता, शायद नानामी जिंदा भी होता। लेकिन तीनों को मारने के बाद जोगो यूजी के पास जाता है और उसको एक साथ 10 फिंगर्स खिला देता है एंड दैट वाज द पॉइंट। मांगा के अंदर मैं बोला ओ माय गॉड दिस इज फक्ड अप, क्योंकि जुजुत्सु काइसन की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी एक टिपिकल शोनेन नारुतो की कॉपी। 20 फिंगर्स हैं, एक उसने खा लिया, वो लोग एक जर्नी पे जाएंगे जिसमें वो थोड़ा थोड़ा करके खाते जाएगा और एंड में मर जाएगा। साइक ये रहे 10 एक साथ। क्या मैंने मेंशन किया कि ये सारी की सारी चीजें एक ही एपिसोड के अंदर हो रही हैं। एपिसोड 16 तोजी वर्सेस मेगुमी बाप बेटी की फाइट दिखाते हैं और वो कितनी ज्यादा अब्सर्ड है। वो अकेले एक हाथ से लड़ रहा है पूरा, फिर मेगुमी की तरफ से लड़ने आता है इकलौता बनी और जिस तरीके से कूद के लाते मारे जा रहा है, नथिंग एग्जिस्ट इन मांगा, नो सब एनीमे ओरिजिनल। तुमको पता करना तो चैप्टर 113 जाके चेकआउट कर सकते हो। इवन वो जमीन को मार के पत्थर उछालने वाला और पत्थर को ऐसे करके रैबिट्स को मार रहा है, कुछ भी नहीं भाई। बट एनीमे के अंदर ऐड किया उन्होंने, देखकर बहुत मजा आया। और उस फाइट का कंक्लूजन होता है तोजी अपने आप को मार के लेता है जब उसको पता चलता है कि उसके बेटे ने जेनिन नहीं बल्कि फुशिगुरो नाम रखा है। इसलिए मैं इतने टाइम से इतने वीडियोस के अंदर तुमको बोल रहा था कि ही इज द डैडी ऑफ ऑल डैडीज। और मैं इस बात के ऊपर जितना भी स्ट्रेस डालू ना कम है कि जेजेके के एनिमेटर्स वेंट फार एंड बियॉन्ड टू टेक दिस एनिमे टू द नेक्स्ट लेवल। ये भी एक रीजन है कि मैंने पहले एडवाइस दी थी इसकी मांगा रीड मत करना शिबुया खत्म होने के बाद ही, क्योंकि गेगे आकुतामी जो कि इसके मांगा का है, उनके कुछ कुछ पैनल्स है ना इतने हार्ड टू अंडरस्टैंड है, स्पेशली एक्शन को लेके कई बार क्लियरली समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ इसके एनिमेटर्स नेक्स्ट लेवल और एक फार बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हाँ, उसके लिए ये फास्ट पेस्ड एक्शन दिखाने के लिए लेस डिटेल वाला काम अपने सामने रखा जाता है, क्योंकि फिर लाइंस कम ड्रॉ करनी है और कितना हाई स्पीड सब कुछ चल रहा है उसका एक अंदाजा मिल जाएगा। बट ऐसा आर्ट स्टाइल कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि सारे पैसे तो पांडा के एनिमेशन में उड़ाती है। मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी पांडा है ना, बैकग्राउंड में भी अगर वो खड़ा है तो उसके ऊपर ध्यान देना, कुछ तो कुछ अतरंगी कर रहा है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था एनिमे ओनलीज के लिए कि जब वो एपिसोड नंबर 17 देखेंगे तो कैसा रिएक्शन निकलेगा। बिकॉज शिबुया के अंदर सुकुना वर्सेस मोहरागा, जिसका जापानीज में मकोरा बोला है, पता नहीं क्या किया है, दोनों के बीच की फाइट जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में जो एकदम टॉप लेवल पे चलता है ना, उसका एक हिंट देती है। बट इसके स्केल को लेके एनिमेटर्स 2, 3, 4 स्टेप आगे चले गए। फाइट का स्केल थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दिखा दिया और बहुत सारे नए सीन्स अपने सामने रखे, जैसे कि वो प्लेन का क्रैश होकर गिरने वाला या फिर सुकुना पॉपकॉर्न खा रहा है। कितनी सारी चीजें नई ऐड करी है ना, इसका अंदाजा तुमको लगेगा कि अपने को दोनों के बीच की फाइट ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड तक दिखाई है, जबकि मांगा के अंदर वो सिंगल चैप्टर में। ये वीडियो बनाने के लिए मैं लिटरली गया और फिर से ओपन करके देखा तो चैप्टर 118 पे जाना, उसकी शुरुआत में दोनों शुरुआत करते हैं फाइट करना और एंड आते आते खत्म हो जाता है सुकुना जब अपना डोमेन खोलता है तो। और सुकुना का डोमेन खोलने वाला मोमेंट भाई, ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे ना सर से लेके पांव तक, क्योंकि तब तक फाइट चल रही है, बिल्ड होते जा रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें नहीं आ रही और एकदम से साइलेंस। सुकुना ऐसा धीरे धीरे हैंड साइन कर रहा है और एकदम से डोमेन एक्सपांशन के बाद जो म्यूजिक ब्लास्ट किया है और वो जो साउंड ट्रैक है, इट इज एविल एंड डिवाइन एट द सेम टाइम। और तुम सोच के ही देखो ना कि उस एपिसोड के एंड में अपने को इंट्रो वाला म्यूजिक चला रहे हैं, जब पिक्चर नहीं सीरीज का मेन कैरेक्टर उल्टियां कर रहा है, रो रहा है, खुद को बोल रहा है कि मर जा। लेकिन अगर मिस्टर इतादोरी के लिए चीजें यहीं तक रुक जाती है तो भी ठीक था, क्योंकि आगे चल के उसको और इमोशनल डैमेज मिलेगा जब एपिसोड नंबर 18 में उसी के सामने नानामी को मार दिया जाएगा। कुछ ही एपिसोड्स पहले तो वो बिल्डिंग पे चढ़कर नानामी नानामी चिल्ला रहा था। इट्स डैम गुड, क्योंकि तुम सोच के देखो कि गोजो जैसे कैरेक्टर का सील होना ये अपने आप में इतना बड़ा इवेंट है कि वो तुमको सीजन के एंड में दिखाया जाएगा क्लिफ हैंगर के तौर पे कि भैया सील हो गया, अब खत्म करो, अगले सीजन में देखना क्या होता है। लेकिन इस सीजन के अंदर अपने को वो मोमेंट स्टार्टिंग में दिखा दिया और इतने बड़ी चीज होने के बाद भी वो उसको पार करते जा रहे हैं। वहां पर पीक नहीं होता जुजुत्सु काइसन। और अभी तो कुछ एपिसोड्स आना बाकी है, सीजन खत्म भी नहीं हुआ है। ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वन। अब जाके तुम लोग समझ सकते हो कि मांगा रीडर्स इतना ज्यादा शिबुया इंसिडेंट क्यों कर रहे थे। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेंडली जेंटल रिमाइंडर ही देना चाहूंगा कि ये शिबुया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन जेजेके's यूनिवर्स राइट नाउ, सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि
एक इंसान को इक्वेशन से हटा दिया। गोजो को सील करना इज लाइक अ ग्रेट डिजास्टर। अगर वो वहां पे होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती हिलने की। लेकिन ये सारी ग्लोरी, सारी सेलिब्रेशंस के पीछे हार्ड वर्क, इनजस्टिस और कुछ केसेस में तो लिटरल टॉर्चर है उन लोगों का जो कि इसके ऊपर काफी मेहनत से काम कर रहे हैं, एके द एनिमेटर्स। और लाइक सिचुएशन एक्चुअल में काफी ज्यादा खराब है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत हिंट किया हुआ था कि क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से एक एनिमे एक्चुअली डिले हो गया। ज़ॉम 100 उसके अंदर मापा का नाम मैंने एग्जांपल के लिए दिया था, बट वो लाइमलाइट में फिर से आ जाएंगे, वो भी इतनी बुरी तरीके से ये नहीं सोचा था। एंड दैट टू फॉर द सेम एग्जैक्ट रीजन। अगर तुमको नहीं पता तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के ऊपर काम करने वाले कुछ एनिमेटर सामने आए और ट्विटर के ऊपर सबके सामने बोला कि कितना ज्यादा काम करवाया जा रहा है, कितना ज्यादा वर्कलोड है, कितना कम टाइम है गिवन बाय मापा ताकि जेजेके के एपिसोड्स टाइम पे रिलीज हो पाए। ये सारी चीजें एक लेवल ऊपर तब चली गई जब जेजेके के एपिसोड डायरेक्टर और की एनिमेटर्स ने बोला कि अब वो काम छोड़ के जा रहे हैं बीच में। यही सब के बीच में उसका एपिसोड नंबर 17 रिलीज हुआ, जो कि ऐसे तो मुझे देखने में अच्छा लगा। क्विक नोट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट है, कमियां निकालने जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसको लेके एक नंबर बहुत जगह सर्कुलेट होने लगा कि इस एपिसोड को सिर्फ 30% ही एनिमेट करने का चांस मिला। एपिसोड 30% ही कंप्लीटेड था। जिन्होंने ओरिजिनली ये बात बोली थी उन्होंने अपना ओरिजिनल पोस्ट डिलीट किया और फिर से ट्वीट किया कि वो 30% लाइक लिटरल एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बल्कि एक आइडिया देने के लिए था कि हमारा टोटल विजन जो है एपिसोड नंबर 17 को लेकर सुकुना वर्सेस माहोरा, उसका हम लोग 30% ही अचीव कर पाए विजन का। तो मैं पर्सनली इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ ये सोच के कि अगर एक्चुअल में टाइम मिलता और वो लोग अपना पूरा विजन एग्जीक्यूट कर पाते तो दोनों के बीच की फाइट किस लेवल की होती। इसलिए फक यू मापा, ये टाइप की चीजें होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर तुम सोचने आओगे तो एक वीकली शो जो एयर हो रहा है हर हफ्ते उसको आना ही है सालों साल, उसके केस में फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है। बट एक सीजनल एनिमे जो कि 2 साल में आप एक सीजन लेके आ रहे हो, उसमें भी पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंसानों की तरह जीने का नहीं मिल रहा है। और इतना होने के बाद भी एनिमेटर्स जैसे तैसे करके एपिसोड फिनिश कर रहे हैं क्योंकि उनका ये पैशन है। तो जो एनिमे इतना अच्छा चल रहा है उसको देखकर जितनी ज्यादा खुशी होनी चाहिए उतना ही ज्यादा दुख भी है। मापा इसका प्राइम टारगेट बना क्योंकि वो एनिमेशन स्टूडियो है और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली, गालियां वगैरह। बट मुझे जितना नॉलेज है प्रोडक्शन कमेटी इसका सबसे मेन कल्प्रिट है क्योंकि वही डेडलाइन डिसाइड करते हैं और शायद उनके लिए प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये सीजन 2 को जुलाई से दिसंबर रिलीज करने के बदले अगर 3 महीने आगे ढकल दिया होता, अक्टूबर टू मार्च देखने मिलता तो कितना अच्छा होता। लिटरली कोई भी नहीं चाहता कि आधा अधूरा काम गड़बड़ में देखने मिले सिवाय कुछ कंपनियों के जो कि इसकी प्रोडक्शन कमेटी में है। सीजन 2 के लिए तो नाम में नहीं निकाल पाया, बट जेजेके 0 जो मूवी थी उसमें टोहो, सुएशा और मापा भी है। ये चीज ट्विस्टेड और हो जाती है जब तुम दूसरी तरफ देखते हो कि मापा ने ही अटैक ऑन टाइटन के फाइनल 2 चैप्टर्स को 1.5 साल से ज्यादा का टाइम दिया और देखो वो कितना अच्छा बना है। नंबर 17 के बाद बोला जा रहा था कि एपिसोड नंबर 18 डिले हो सकता है, लेकिन वो अपने को देखने मिल गया जैसे तैसे। अब कहीं कहीं ऐसे खबरें कि आगे का काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है तो मे बी एपिसोड्स बचे हुए डिले हो जाए, जैसा ज़ॉम 100 के साथ हुआ था। बट अगर प्रोडक्शन कमेटी को प्रॉफिट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो डिले नहीं करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो एनिमेटर्स का आउटसोर्सिंग चलता है उसके ऊपर और ज्यादा डबल डाउन करके अपने सामने एपिसोड्स रख दिए जाएंगे। एंजॉय।